हेलो स्टूडेंट्स। आज के जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर अपन एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर अपन देखेंगे कि बीएससी एग्ज़ाम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे अपन सबसे पहले बात करेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके अंदर अपन देखते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर के जो इनऑर्गेनिक की एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट वाइज अपन ने बनाए हैं। और उसमें अपन सबसे पहले बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट नंबर फर्स्ट अपनी होती है आयनिक सॉलिड। और इस आयनिक सॉलिड की जब अपन बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि धात्विक बंध को समझाते हुए इसके सिद्धांतों पर टिप्पणी लिखिए। मतलब आपको बताना है कि धात्विक बंध किस प्रकार बनता है, कैसे इसको अपन बनाते हैं और इसके सिद्धांत क्या क्या है, उन सब पे इनकी टिप्पणी लिखनी है अपने को। फिर अपन बात करें कि दूसरा क्वेश्चन है कि जालक ऊर्जा तथा प्रोटॉन बंधुता को परिभाषित कीजिए तथा जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये अपन बोल सकते हैं कि ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसको अपन। अगली बात करते हैं अपन कि बोर्न हेबर चक्कर को NaCl तथा CaF2 के लिए समझाइए। ये बोर्न हेबर चक्कर पहले भी आ चुका है एग्जाम में एक बार, तो इस पे भी आप एक बार इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए। फिर अपन बोलते हैं कि अगला क्वेश्चन आता है निम्न को समझाइए। मतलब ये अपने आ सकता है कि राइट टू शॉर्ट नोट्स, तो इसमें अपना सबसे पहले आता है फायांस नियम, या इसको आप बोल सकते हो फाजांस नियम। फिर अपन बोल सकते हैं अगला क्वेश्चन आता है इसी का कि दूसरा अपने आता है हाइड्रोजन बंध और तीसरा आता है वांडरवाल बंध। तो ये अपने पास में एक शॉर्ट क्वेश्चन राइट टू शॉर्ट नोट्स के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि त्रिज्य अनुपात किसे कहते हैं। समन्वय संख्या 4 तथा 6 के लिए त्रिज्य अनुपात को समझाइए। यानी समन्वय संख्या 4 और 6 होते हैं उन यौगिकों के लिए अपने को त्रिज्य अनुपात बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। इन यौगिकों की जल में विलेयता तथा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। मतलब आपको आयनिक यौगिकों के बारे में बताना है। अब आयनिक यौगिक जल में किस प्रकार से विलेय होंगे और उस विलेय के दौरान जो विलेयता होगी उस विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में बताना है। तो ये थे अपने 6 क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट से। अब अगर अपन बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, तो वो आती है अपने पास कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आता है अपने पास MOT का। MOT के बाद में अपन बात कर सकते हैं VSPR थ्योरी का। VSPR थ्योरी के बाद में अपन बात कर सकते हैं VBT की। तो अपने पास सबसे पहले अगर बात करें MOT, तो MOT में भी अपन क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास सबसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हमें सब पहला तो ये पता होना चाहिए आरेख कैसे बनाते हैं MOT का। तो हमें MOT में आरेख बनाना आना चाहिए। MOT का मतलब हो गया मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी अणु कक्षक सिद्धांत। और यहाँ पे एमओ डायग्राम हमें आना चाहिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हमें आना चाहिए किस प्रकार से। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि MOT क्या है, समझाइए। निम्न अणुओं के लिए MOT आरेख बनाइए, जिसमें अपना सबसे पहला आता है N2 के लिए, O2 के लिए, NO के लिए, CO के लिए और B2 के लिए। अब इसमें आपको ये बनाना आना चाहिए कि 1s है, इधर भी 1s आ जाएगा तो सिग्मा 1s आ जाएगा, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एंटी बॉन्डिंग जब भी लिखोगे तो आप उसके ऊपर स्टार लगा दोगे, जैसे सिग्मा 1s हो गया और इसको आप लिख दोगे एंटी बॉन्डिंग के लिए सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, इस प्रकार से। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन में आता है कि MOT के आधार पे अपने को निम्न चीज़ों को समझाना है। जैसे पहला बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर में अपने को दे रहा है O2, O2 2 प्लस, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। इसमें अपने को बॉन्ड ऑर्डर बताना है कि किस प्रकार से अपन इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। फिर अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा इसी के अंदर आता है कि अपने को इनका स्थायित्व बताना है कि स्थायित्व किसका ज़्यादा है। तो अपन बोलते हैं NO, NO माइनस और NO प्लस, इन तीनों में अपने को बताना है स्थायित्व का क्रम। तो ये अपन जब बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है कि अगर मानिए, देखिए अगर किसी को नहीं पता है स्टूडेंट को, तो वो ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर स्थायित्व बताना है तो स्थायित्व के लिए आप क्या करोगे कि आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व के समानुपाती होता है। तो जिसका जितना ज़्यादा स्थायित्व होता है या जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। फिर अगली बात करते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर
H2O2 2 माइनस प्रतिचुंबकीय, जबकि O2 और H2 प्लस अनुचुंबकीय। अब कई ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन करें तो कैसे, तो आपको बस ये देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखोगे, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह हो जाएगा अनुचुंबकीय, और अगर नहीं है तो वो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, इसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब अगर अपन बात करें आगे कि अगला क्वेश्चन है Li2 अणु स्थायी जबकि He2 अणु अस्थायी है। अब कई सोचेंगे कि सर इसका आंसर किस प्रकार दें, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप निकालिए इनका बॉन्ड ऑर्डर। पहला काम क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर करना। तो आप निकालिए इसका बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में 3 प्रकार का हो सकता है, प्लस आ सकता है, जीरो आ सकता है, माइनस आ सकता है, ठीक है। या तो बॉन्ड ऑर्डर प्लस आएगा, या जीरो आएगा, या माइनस आएगा। यदि आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर प्लस आता है तो वह स्पीसीज हमेशा स्थायी होगी, और यदि आपके पास में, या आप बोल सकते हो वह स्पीसीज अस्तित्व होगा उस स्पीसीज का, और अगर मानिए आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ऐसी स्थिति में उस स्पीसीज का अस्तित्व ही नहीं होगा, या आप बोल सकते हो वह अस्थायी होगी। तो इस प्रकार से आपको देखिए, सबसे मेन चीज़ है एमओटी में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। और बॉन्ड ऑर्डर आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप निकालते हो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, और उसमें भाग दे देते हो 2 का। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। लेकिन आगे अगर आपको ऐसे निकालनी हो, जैसे सिंपल सा अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, अगर किसी स्पीसीज में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर की अगर अपन बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर में अगर आपने 5 इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। 15 होगा तो उसका अपने पास हो जाएगा 2.5, अगर 16 होगा तो 2 हो जाएगा। इधर अगर अपन बात करें तो 13 होगा तो 13 का हो जाएगा अपने पास में 2.5, फिर इधर वैसे ही 12 हो जाएगा तो 12 के लिए हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से अपन इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। आप पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, एमओटी आपको एकदम ध्यान से पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग रिपीट होता है ये क्वेश्चन एमओटी के ऊपर एग्जाम में, ठीक है। फिर अगर अपन अगली बात करें कि द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, आयनस्तरी तथा एनस्तरी के द्विध्रुव आघूर्ण की तुलना कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे इसके म्यू के बारे में बताना है कि म्यू आप किस प्रकार से बता सकते हो, NH3 में किस प्रकार बताओगे और NF3 में किस प्रकार बताओगे, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करते हो कि सर NH3 की अगर बात करें तो NH3 में अपने पास में ये वाली स्पीसीज अगर लेके चले अपन, और यहाँ पे NF3 में, तो आपके पास में डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसका म्यू बता सकते हो कि किस प्रकार से निकालते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप जब म्यू की दिशा बताते हो तो उसको आप अर्ध तीर से दर्शाओगे इसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है अपना कि संकरण किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखते हुए निम्न संकरण को समझाइए। अब इसमें आपको संकरण, तो देखो संकरण पे क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे आ सकता है, या तो आपको एकदम से सिंपल पूरा एक क्वेश्चन दे दे, या आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे इसी में मिक्स दे दे कि संकरण किसे कहते हैं, आपको 2-3 संकरण पूछ ले। उसमें sp2 पूछ सकता है, sp3 पूछ सकता है, sp3d पूछ सकता है, sp3d2 पूछ सकता है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि संकरण कैसे निकाला जाता है। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो अपने पास में क्वेश्चन आता है कि VSPR सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर निम्न अणुओं की संरचना बनाइए। तो इसमें आपको VSPR सिद्धांत बताना कि किस प्रकार से, आपको यहाँ पे लोन पेयर के बारे में बताना पड़ेगा, या आप बोल सकते हो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। यहाँ आप कर लेते हो कि सर यहाँ पे प्रतिकर्षण की बात करते हैं तो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में इससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। तो ये इसकी ज्यामिति को, ये इसकी संरचना को निर्धारित करने के लिए काफ़ी काम आती है। फिर आपको एक क्वेश्चन आ रहा है कि VBT तथा MOT की तुलना कीजिए तथा MOT सिद्धांत VBT से किस प्रकार अधिक श्रेष्ठ है बताइए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि VBT और MOT की तुलना क्या है, दोनों में क्या खास बात है, उसको आपको फिर ये बताना पड़ेगा कि MOT सिद्धांत ज़्यादा बेटर कैसे है VBT से। फिर अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपनी यूनिट नंबर 3 आती है एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में अपन बोलते हैं कि एस ब्लॉक में क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि एस ब्लॉक तत्वों के लिए निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें अपना सबसे पहला आता है विकिरण संबंध, विलायकन प्रवृत्ति, अपचायक गुण,
और जैविक तंत्र में महत्व है। यहाँ पे आपको 3 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा कई बार पूछ सकता है कि एस ब्लॉक तत्वों के जैविक तंत्र में महत्व को समझाइए। ठीक है, फिर अपन बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि एस ब्लॉक तत्वों द्वारा संकुल निर्माण को समझाते हुए महत्वपूर्ण संकुलों की संरचना दीजिए। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि संकुल निर्माण किस प्रकार से करते हैं एस ब्लॉक, और कुछ संकुल यौगिकों के बारे में बताना पड़ेगा। फिर अपन बोलते हैं कि एस ब्लॉक तत्वों के लिए एरिल व एल्किल यौगिकों के निर्माण को समझाइए। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट टू शॉर्ट नोट्स। और इसके अंदर अपन बोलते हैं कि क्राउन इथर संकुल, एक अपने आता है क्लेथरेट यौगिक, एक आता है हाइड्रोलिथ और एक आता है गिरन्यार। आपको गिरन्यार भी पूछ सकता है और सुपर गिरन्यार भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो इसके लिए अपन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं और इन तत्वों के लिए निम्न गुणों पर टिप्पणी लिखिए। और इसमें निम्न गुणों पर टिप्पणी है तो उसमें अपने पास आता है आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ज्वाला परीक्षण, इसकी क्रियाशीलता क्या रहेगी, विद्युत ऋणता क्या रहेगी, और द्रव अमोनिया के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। और ये अपने पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। यहाँ पे देखिए, एक तो एक क्राउन इथर संकुल है, ये भी कई बार आता है, एक क्लेथरेट यौगिक है, ये भी आया है, और यहाँ अपने को आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और यहाँ पे इसका ज्वाला परीक्षण। ठीक है, फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो अपन बोलते हैं कि एलआई यानी लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों को बनाने की विधि है, अभिक्रिया तथा इसके उपयोग देखिए कि बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, क्या इनकी अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन क्या क्या है, और इसके क्या क्या उपयोग है, क्या क्या यूजेज हैं जो अपन बात करते हैं इनकी। ठीक है, फिर अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं तो अपन ये बोलते हैं यूनिट नंबर 4 में पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट में अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बोरेजिन पर टिप्पणी लिखिए तथा इसके निर्माण की विधि लिखिए। तो अपने को बताना रहेगा कि बोरेजिन किस प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, और इसके निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है सिलिकेटों से आप क्या समझते हैं, इनके वर्गीकरण को समझाते हुए इनके उपयोग लिखिए। तो आपको बताना पड़ेगा सिलिकेट्स क्या होते हैं, और सिलिकेट्स के बारे में अगर आप बात करते हो तो सिलिकेट के बारे में आपको बताना पड़ेगा इनका वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और इनके यूजेज क्या होते हैं। तो यूजेज के बारे में भी बात करनी है अपने को। फिर अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट टू शॉर्ट नोट्स यानी निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आता है सबसे पहला कार्बाइड, दूसरा आता है फुलरीन और तीसरा आता है सिलिकेट। या तो आप सिलिकेट को यहाँ से ही कवर कर लीजिए, सिलिकेट क्या होते हैं, सिलिकेट के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें उसमें अपन बोलते हैं कि डाइबोरेनों के निर्माण, गुणधर्म व इनकी संरचना का वर्णन कीजिए। अब डाइबोरेन में आप बोलते हो कि सबसे पहले अगर आप बात करते हो तो B2S6 के लिए सीधा सीधा सिंपल सा यूज कर सकते हो। और इसमें आप B2S6 में आप बता सकते हो कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड, किस प्रकार से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, ये सारी बातें आप बता सकते हो। फिर अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन बोलते हैं कि जिनोन के निम्न यौगिकों को समझाइए, जिसमें अपने पास है XCO3, XCO4, XCO2F2, XCF4 और XCF6। ये थी अपनी यूनिट नंबर 4 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से आप बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ये सिलिकेट वाला हो सकता है, बोरेजिन हो सकता है, या फिर अगर अपन बात करें तो अपन बोलते हैं कि डाइबोरेन के निर्माण। और इसमें अपने राइट टू शॉर्ट नोट्स में तो अपने जो बड़े क्वेश्चन अगर अपन तैयार करेंगे तो उसमें छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं अपने। ठीक है, फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात में अपना आता है यूनिट नंबर 5, उसमें आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री या आप बोल सकते हो रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसके अंदर अपना जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है वर्ग विस्थापन नियम को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रेडियो एक्टिविता से आप क्या समझते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन श्रेणियों का वर्णन कीजिए। फिर अपन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास आता है निम्न को समझाइए, जिसमें औसत आयु, N/P अनुपात और नाभिकीय बल। तो यहाँ पे अपने पास में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि नाभिकीय अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे आने की संभावना ज़्यादा है। फिर अपन बोलते हैं और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर N/P अनुपात, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एक बार। तो N/P अनुपात कम या अधिक होने पर
किन कणों का उत्सर्जन होता है समझाइए। तो ये आपको बताने का पड़ेगा कि N/P अनुपात कम होगा तो किसका उत्सर्जन होगा, अधिक होगा तो किस प्रकार के कणों का उत्सर्जन होगा। ये सारी बातें आपको पूरी डिटेल से बतानी रहेगी। और ये क्वेश्चन लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है इससे, तो ये पूरी एकदम से डिटेल से स्टडी करनी रहेगी। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ने PSC फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है। अब जब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक और फिजिकल के। तो अपन जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें सबसे पहले आएगा फिजिकल का और फिर आएगी अपने पास में ऑर्गेनिक का। इसी के आगे अपन बात करेंगे तो उसके अंदर अपने पास में नेक्स्ट आ जाएगा, उसमें अपन PSC सेकेंड ईयर की बात करेंगे। सेकेंड ईयर में भी यही क्रम रहेगा, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक, ठीक है। तो